हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। और निसंदेह कोई डाउट नहीं इसमें कि आप सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सेगमेंट में जो इंटरेस्ट, जो रुचि दिखाई है और जिसका प्रतिफल रहा कि मैं विश्व इतिहास जैसे सेगमेंट को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रख पा रहा हूं, तो बिना आपके सहयोग से इतना बड़ा टास्क ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो ये सब बहुत ज़्यादा आसान हुआ आप लोगों के सहयोग के कारण, जिसके कारण ही लगातार मैंने नए नए अन्वेषण करके इनोवेटिव तरीके से इजी वे में विश्व इतिहास के अभी तक लगभग 15 टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग विश्व इतिहास का 16वां टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में इसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था और बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, इसीलिए एक बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है जिसका नाम था राष्ट्र संघ। ओके, बट ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो इतना बड़ा संगठन बना था, इसने भी सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में इसकी भूमिका नगण्य रही और प्रतिफल ये निकल कर आया कि दूसरा वर्ल्ड वार दुनिया ने देखा। तो दुनिया ने जब दूसरा वर्ल्ड वार देखा और वर्ल्ड वार में बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई, तो अब दुनिया के लोगों ने ये एहसास किया कि अब कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाए। और फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था की स्थापना होती है, जिसने अपना काम बखूबी निभाया और आज तक थर्ड वर्ल्ड वार हो नहीं पाया है। थर्ड वर्ल्ड वार की कंडीशंस कई बार बनी, कई बार ऐसा लगा कि बस अब परमाणु अटैक हो जाएगा, अब अणुबम गिर जाएगा, अब एक देश की सेना दूसरे देश में घुस जाएगी और बर्बाद कर देगी सामने वाले देश की सेना को या सामने वाले देश को, और फिर गुटबाजी होगी पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तरह, और फिर तीसरे विश्व युद्ध की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ, जिसके पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसका नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज हम यूएनओ से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझेंगे और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम MCQ के जरिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाओ यार आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ना किए हो, और दोस्त यार में लिंक शेयर भी कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ जोड़िए, जिसके कारण हम अपना और ज़्यादा बेस्ट दे सकें और आपके जो SST GK GS संबंधित जो डाउट है उनको क्लियर कर सकें और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकें जिससे आपके लिए SST GK GS एकदम हलवा बन जाए, एकदम खेल बन जाए। ओके, तो बोर्ड पर आपको आज का पहला प्रश्न दिख पा रहा होगा। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई? यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से एक क्वेश्चन और निकलेगा। ओके, 2-3 और निकलेंगे, वो तो मेरे ऊपर है कितना क्वेश्चन निकाल दूं। ओके, तो भावनाओं को थोड़ा सा समझिएगा। ऑप्शन क्या क्या है? 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार
कब होता है आप जानते हैं, 1914 से 18 तक, 1914 से 18 तक, दूसरा 1939 से 45 तक, 1939 से 45 तक। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी समय, उसी दरमियान जो मित्र राष्ट्र थे जिनको दूसरे विश्व युद्ध में विजय मिली थी, उन्होंने ये एहसास किया कि यार कोई बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बननी चाहिए जो ऐसे विनाशकारी युद्ध को रोक सके इन फ्यूचर। हाँ, और इसी के बाद फिर एक अमेरिकी राष्ट्रपति हैं विल्सन। वैसे माना जाता है कि यूएनओ की स्थापना किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई थी, किसी एक व्यक्ति ने यूएनओ की स्थापना नहीं करी, लेकिन यूएनओ की स्थापना में जिस एक व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव रहा, उसके व्यक्तित्व का ज़्यादा प्रभाव रहा, उसका नाम है विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का ज़्यादा प्रभाव रहा यूएनओ की स्थापना में। ओके, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके जस्ट 6 दिन बाद, मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बताया था, जस्ट 6 दिन बाद क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत बनता है। ओके, पॉइंट शुड बी नोटेड। भारत उस समय गुलाम था ब्रिटिशर्स का, लेकिन इसने औपचारिक रूप से यूएनओ की मेंबरशिप ब्रिटिश अधीनता में ही स्वीकार करी थी। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी से संबंधित है कि यूएनओ की स्थापना के समय, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, और दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन है। ओके, तो न्यूली मेंबर ऑफ यूएनओ पूछ ले तो वो भी याद रखना पड़ेगा। तो कई क्वेश्चन निकले नहीं, तो ऐसे भाई कई फुलझड़ी हैं मेरे पास, निकालता जाऊं ना तो आपका कंसंट्रेशन एकदम बना रहेगा। तो ऐसे ही फुलझड़ियों की बहार होगी ताकि आपका कंसंट्रेशन हिस्ट्री जैसे कठिन सेगमेंट में भी बना रहे। मेरा नाम है जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। ऐसे नहीं मैं हिस्ट्री जैसे कठिन सेगमेंट में लोगों का इंटरेक्शन, लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींचता हूँ। कुछ ना कुछ तो कला है मेरे में, मानो या ना मानो। तो याद रहेगा ना, तो याद रखना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में मेंबर की संख्या 193 है, 193, और इसकी स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी तब भी याद रखना है 51। ओके, तो 193वां 193 या 193rd कंट्री यूएनओ की कौन रही? तो एक अफ्रीकी देश है सूडान, वो बंट गया 2 पार्ट में, तो जो उसका अगला पार्ट है उसका नाम है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है। तो कहाँ का है? तो कई सारे महादेश हैं, कई सारे महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है ना, तो उसमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका, और उसी अफ्रीका का एक देश है दक्षिणी सूडान, याद रखना है, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। ये यूएनओ का 193 या 193rd मेंबर है, याद रखना है। तो स्थापना के समय 51, वर्तमान में 193, और सबसे अंतिम में शामिल देश दक्षिण सूडान। किस महादेश का है, किस कॉन्टिनेंट का है? तो अफ्रीका। इतना हुआ क्लियर। अगला प्रश्न देखें, हमारे बोर्ड पर दिख रहा है, जिसका नाम जिसको ध्यान से समझना, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये करंट से भी संबंधित है, तो आप लोगों की लगातार डिमांड है ना कि सर करंट के भी क्वेश्चंस लाइए। तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होने दो, फिर हम लोग करंट की ही सीरीज लाएंगे, है ना।
और आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। एसएसटी जीके जीएस में आप लोग मेहनत कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, यहीं पर आप देखेंगे कि आपका ये वीक पोर्शन एक दिन स्ट्रॉन्ग पोर्शन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरा डे 1 से ही प्रॉमिस है और लास्ट तक प्रॉमिस ये बना रहेगा, कमिटमेंट बना रहेगा। तो कौन है भाई, ऑप्शन क्या है, महासचिव कौन है? कोफी अन्नान, बान की मून, अमर्त्य सेन, एंटोनियो गुटेरेस। तो याद रखना ये पुर्तगीज पर्सन है, पुर्तगीज आदमी है, पुर्तगाली आदमी है, एंटोनियो गुटेरेस। ये वर्तमान महासचिव हैं यूएनओ के। अगर पूछ ले कि जो महासचिव होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में, वो कितने वर्ष के लिए बनता है, तो इसका टेन्योर कार्यकाल 5 साल का होता है। तो इन्होंने कब पदभार संभाला है? तो ही गॉट हिज पोस्ट या ही इज ऑन हिज पोस्ट इन हिज पोस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। याद रहेगा ना? तो भाई याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। 22 तक बने रहेंगे। इन केस किसी भी विषम परिस्थिति में ये इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन पर महासभा महासचिव की नियुक्त करती है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके जो अंग हैं, जो इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में भी। हो गया क्लियर? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो सुरक्षा परिषद में कई इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, स्पेशली 6 इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जिसमें से एक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर संस्था है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। अब पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए, टेम्परेरी मेंबर्स कितने हैं? तो याद रखना इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। किसमें? सुरक्षा परिषद में। कितने मेंबर होंगे? 15, याद रखना है। और 15 को डिवाइड करो किसमें? 2 पार्ट में, एक 5 और एक 10। 5 और 10। तो जो 10 सदस्य देश हैं ये तो रहेंगे अस्थायी, टेम्परेरी, और जो 5 हैं ये रहेंगे परमानेंट। तो जब यूएनओ इस्टेब्लिश होता है उस समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन आगे इसमें अमेंडमेंट करके इसकी सदस्य सीमा बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई? 15। तो अस्थायी मतलब टेम्परेरी, इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाता है, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो टेम्परेरी अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और परमानेंट सदस्यों की संख्या 5। ये जो परमानेंट है, नाम ही से पता है कि पूरे आजीवन या हमेशा जब तक पृथ्वी है, जब तक ये संस्था है, जब तक ये बने रहेंगे, जन्मसिद्ध अधिकार हो गया इनका। लेकिन ये जो अस्थायी सदस्य हैं, टेम्परेरी जो मेंबर हैं, इनका टेन्योर भी पूछा गया 2 साल का। 2 साल के लिए नामित होते हैं, उसके बाद फिर इनकी जगह पे कोई और आ जाता है, कोई दूसरा देश आ जाता है, इनको रिप्लेस कर देता है। हुआ के लिए। और ये जो अस्थायी सदस्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे जो महाद्वीप हैं जहाँ पर जनसंख्या रहती है, वहाँ सारे महाद्वीपों से एक रेशियो के हिसाब से, एक अनुपात के हिसाब से, जिसमें किसी भी महादेश, किसी भी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कम ना हो, एक रेशियो के हिसाब से सारे महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट के से लोग शामिल होते हैं, अस्थायी और अस्थायी सदस्य बने हुए हैं। ओके, तो आगे देखिएगा, 5-10 वाला समझ में आ गया। 5 इंपॉर्टेंट है, 10 भूल जाइए। अभी वर्तमान में वैसे कई देश हैं, जैसे बेल्जियम सुना होगा आपने, ब्राज़ील, अल्जीरिया, ये सब देश हैं, लेकिन ये 5 परमानेंट देश तो आपको भूलना ही नहीं है। परमानेंट देश कौन कौन? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या इंग्लैंड और चाइना।
तो ये याद रखना। 5 कौन कौन? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं। कोई भी जब नियम कानून बनता है यूएनओ में तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, तो इनका रेशियो क्या है? 9। मतलब अस्थाई और अस्थाई मिला के 9 देश अगर एग्री होते हैं किसी भी कानून पर तब भी वो बनता है, नहीं तो फिर वो बन नहीं पाता है। तो किसी भी बिल या प्रस्ताव के लिए 9 सदस्यों की अनुमति जरूरी है। किसी भी कानून पर ये जो अस्थाई है परमानेंट 5 ये जो देश हैं ये उस पर वीटो पावर लगा सकते हैं। तो वीटो पावर जो है वो अस्थाई टेम्परेरी देशों के पास नहीं बल्कि परमानेंट देश के पास वीटो पावर है। वो अपने वीटो का यूज कर प्रयोग कर उस कानून को निरस्त कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक ना, ये भी समझना है। तो ये तो बहुत पहले की संस्था है 1945। अब दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जैसे सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत ही, तो ऐसे कई देश हैं जो दावेदार हैं यूएनओ के और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कई देश उनके समर्थन में भी हैं, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये सब भी देश दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर इनको भी यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है। शायद उतनी पावर ना मिले जितने ये 5 स्थायी देशों को है, ओके, लेकिन मिलनी चाहिए। तो हो गया क्लियर ना। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10। और अगर अस्थायी पूछ ले हटा दे तो क्या हो जाएगा? 5। अगर कुल पूछ ले अस्थायी और अस्थायी न लगाए तब हो जाएगा 15। अगर भाषा पूछ ले तो याद रखना भाषा है 6। लैंग्वेज पूछ ले यूएनओ में लैंग्वेज कितनी है? तो 6। तो अगला प्रश्न क्या है? यूएनओ के 6 अंगों या भागों में शामिल है। तो 6 अंगों या भागों में शामिल क्या है? तो ऑप्शन में महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उपर्युक्त सभी, ऑल एबव। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल एबव। 6 इंपॉर्टेंट इसके अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 3 मेंशन करना है। तो 3 में एक हो गया न्यास परिषद, एक हो गया सामाजिक आर्थिक परिषद और एक हो गया सुरक्षा परिषद। तो 3 परिषद बाकी हैं बस। कौन कौन? सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये याद रखना। अब लास्ट प्रश्न क्या है? यूएनओ द्वारा स्थापित सहयोगी संगठन नहीं है। तो अगर पूछ ले आपको यूएनओ के अंग या भागों की संख्या तो 6। जितनी भाषा है उतनी भाग है, 6 भाषा है जिसमें हिंदी शामिल नहीं है। पॉइंट शुड बी नोटेड। एक बार राजनाथ सिंह गए भी थे यूएनओ, उन्होंने यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है, आप जानते हैं। और एक बार गए थे वहाँ पर, इन्होंने संबोधित किया था और अपने संबोधन के बाद या संबोधन में ही इन्होंने लोगों से गुजारिश करी थी, सदस्य देशों से, यूएनओ से, कि हिंदी को भी यूएनओ की परमानेंट लैंग्वेज में शामिल करिए। लेकिन बाद में यूएनओ के प्रवक्ता ने क्या कहा, मजाक करते हुए, कि पहले तुम अपने देश में तो नेशनल लैंग्वेज बनाओ फिर यूएनओ में बनवाओ। तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी थोड़ी है, नेशनल लैंग्वेज थोड़ी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी अंग्रेजी। साउथ के लोग बहुत विरोध करने लगते ना हिंदी हो जाती है तो यही कारण है कि नहीं हो पा रही, लेकिन होना चाहिए हाँ हिंदी को भी। हो गया क्लियर? तो यूएनओ द्वारा स्थापित सहयोगी संगठन नहीं है। तो यूएनओ का जो काम है ना वो उतना विस्तृत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी दुनिया में कैसे नियम कानून बना सकता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे उसको मॉनिटर कर सकता है। तो उसके कई सहयोगी संस्थाएं भी होनी चाहिए जो देश को, पूरी दुनिया को मॉनिटर कर सके और शांति, पीस बनी रहे, भाईचारा
बना रहे। हाँ, तो जिसके कारण ही यूएनओ के द्वारा स्थापित उसकी कई सारी सहयोगी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसकी सहयोगी हैं? यूएनओ की सहयोगी हैं। तो वही पूछ रहा है कि व्हिच वन इज हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ? ए ईयू याद रखना, यूरोपियन यूनियन, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूनेस्को जो धरोहरों को अपना लोगो देता है, और यूनेस्को के द्वारा भारत में बहुत सारे पुरानी इमारतें हैं, बहुत पुराने राजमहल हैं, पुरानी बहुत सारी खंडहर हैं, खंडहर जैसे हो गए हैं, लेकिन उनकी अपना इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण था। उसको भी यूएनओ ने अपनी कैटेगरी में रखा है, अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो यूनेस्को भी यूएनओ की सहयोगी संस्था है, और डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक। ओके, तो वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ ये सारी यूएनओ द्वारा स्थापित सहयोगी संगठन हैं, जो हैं तो स्वायत्त, स्वतंत्र, लेकिन ये किसके सहयोगी हैं? यूएनओ के। यूएनओ के द्वारा इनकी स्थापना की गई है, और यूएनओ के साथ मिलकर ये काम करती हैं। इनका अपना अपना क्षेत्र है, हाँ, लेकिन है वही मोटो जो यूएनओ का है। तो ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूएनओ द्वारा स्थापित संगठन नहीं। एशियन बैंक, ये यूएनओ द्वारा स्थापित संगठन नहीं है। G20, G6, सार्क, आसियान, एपेक, ये सब यूएनओ की सहयोगी संस्थाएं नहीं हैं। तो ईयू को छोड़ दो और रेस्ट सहयोगी संस्थाएं हैं। हुआ क्लियर? तो यूएनओ अपना काम बखूबी कर रहा है, अच्छी तरीके से कर रहा है, जिसका प्रतिफल है, अगर हम इस विश्व इतिहास के संदर्भ में समझें तो इसके कारण ही थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो पाया है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार से बहुत सारे जन धन की हानि होती है, और अल्टीमेटली इसका प्रभाव हमें ही झेलना पड़ता है। हाँ, तो आशा करता हूँ ये यूएनओ संबंधित लेक्चर वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा, और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोल्ड वार, शीत युद्ध समझेंगे, है ना। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। अभी से ही बेल आइकन दबा दो, और जैसे ही अपलोड हो वीडियो तुरंत आप देखने लगना। कोई डाउट हो तुरंत पूछो। तो ये सारा चीज़ नोट कर लो आप।